Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 of your history 6 books, and today we are going to study about a new empire that is called the Gupta Empire. आप जानते हैं कि हम साउथ एशिया में डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ जो एम्पायर्स आई थी, किस तरीके से उन्होंने रूल किया, कितने एरिया को रूल किया, हम मैप से उनको देख रहे हैं. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम 2 फेमस एम्पायर्स इंडिया में पढ़ चुके हैं, दैट इज द मायूरन एम्पायर एंड कुशान्स. सो आज हम गुप्ता एम्पायर को पढ़ेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडिया. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो इन टुडेज लेक्चर यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस गुप्तास and their achievements in the cultural realm of India. So let's just get started. So my dear students, जो गुप्ताज हैं they came after the कुशान्स. जब इनका डिक्लाइन हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद सतवाना एम्पायर्स आई, और ये जो एम्पायर्स हैं ये इसलिए काबिल ज़िक्र नहीं है क्योंकि ये बहुत थोड़े अरसे के लिए थी and they were mostly disintegrated. This empire mainly ruled in the northern, central and western India from 4th to 6th century CE. और इनका जो गवर्नेंस सिस्टम था इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड. तो अगर हम पहले से मायूरन एम्पायर के बारे में डिस्कस करें तो मायूरन एम्पायर जो है इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, लेकिन इन्होंने इतने वास्ट रीजन के ऊपर रूल किया कि इनको अपने एम्पायर को या अपने गवर्नेंस सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना पड़ा, यानी कि छोटे छोटे इन्होंने किंगडम्स के अंदर उसको डिवाइड किया और फिर एक ट्राइब्यूट जो है वो किंग को पेश किया जाता था, एंड दिस इज हाउ दे रूल्ड अ वास्ट एम्पायर विद इन इंडिया. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. और ये वो तमाम रीजन है जिसको जो है कुशान एम्पायर आप देख सकते हैं उन्होंने रूल किया. आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया का इलाका, उसके बाद ये बैक्टीरिया जिसको प्रेजेंट डे अफगानिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान के इलाके और नॉर्दर्न इंडिया का जो इलाका है ये इनके रूल में था. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस, इसी इलाके को जो है वो गुप्ताज ने टेक ओवर किया. और उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये सतवाना एम्पायर है जो कि आफ्टर कुशान्स आई, एंड दिस वाज मेजरली इन विच पार्ट. आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला हिस्सा तमाम कुशान्स के अंदर था तो मेनली सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया जो है दिस वाज अंडर दी सतवानाज एम्पायर. अगर गुप्तास की बात करें तो आप देख सकते हैं सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ये टेक्सिला का रीजन आपको नजर आ रहा है, फिर यहां से ये पाकिस्तान का प्रेजेंट डे पंजाब का रीजन है, और फिर आप देख सकते हैं कि वास्ट एम्पायर इन इंडिया मूविंग डाउन टुवर्ड्स दी सदर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया ऑल्सो, एंड देन अगेन टुवर्ड्स आप यहां देख सकते हैं बांग्लादेश और ऊपर नेपाल तक ये तमाम रीजन जो है ये गुप्तास के कंट्रोल में था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी टाइमलाइन पढ़ी जाए तो ये चंद्रगुप्ता जो है इनसे स्टार्ट हुआ. इसको आपने चंद्रगुप्ता मायूरा के साथ जो है वो रिलेट नहीं करना है, ये दोनों बिल्कुल टोटली अलग लोग हैं और बहुत अरसे के बाद इनके दरमियान में बहुत जो है वो लंबा टाइम पीरियड आ जाता है. अगर आपको याद हो तो वो BCE की बात थी और ये CE की बात है, तो काफी इनके अंदर काफी सेंचुरीज का जो है वो डिफरेंस आ जाता है. उसके बाद ये इनकी पूरी जो है वो टाइमलाइन है. दे स्टार्टेड फ्रॉम 319 एंड एंडेड अप इन 467 CE. सो माय डियर स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्ता वन जो है ही फाउंडेड दिस एम्पायर. इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को यूनिफाई किया एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन. अगर उसके बाद समुद्रगुप्ता की बात किया जाए तो ही वॉज अ कॉन्करर, और इन्होंने फर्दर जो है वो गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया और थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स ऑब्वियसली स्मॉल टेरिटरीज जो इंडिया की थी, स्मॉल किंगडम्स जो थे उनके ऊपर हमला करके और उनको अपनी टेरिटरी में ये शामिल करते गए. एंड नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट. अगर आपको नेपोलियन के बारे में कुछ जानबूझ हो तो नेपोलियन एक ऐसा शख्स था जो कि जिसने बहुत ज्यादा टेरिटरीज जो हैं उनको एक्सपैंड किया, एंड ही वॉज अ जनरल, और उसने जो है इस तरीके से अपनी जो है वो टेरिटरी को एक्सपैंड किया, और इसी वजह से इसको भी जो है वो समुद्रगुप्ता जो है इसको भी नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है. फर्दर अगर चंद्रगुप्ता टू की बात की जाए तो ही वॉज अ पेट्रन ऑफ कल्चर एंड प्रमोटेड कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड नोन फॉर हिज कोर्ट ऑफ स्कॉलर्स द 9 जेम्स. और अगर चंद्रगुप्ता टू की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड जो था वो गुप्ता एम्पायर में गोल्डन टाइम पीरियड कहलाया जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा कल्चर को स्ट्रेंथन अप किया और इसके अलावा
लिटरेचर और नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इसके कोर्ट में 9 ऐसे रत्न थे, यानी कि 9 जेम्स जिसको कहा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो इसको बहुत ही मुफीद मशवरे दिया करते थे, जिसकी वजह से इसने इतनी वास्ट एम्पायर को बहुत ही सक्सेसफुली रूल किया। So moving on towards the achievements during the golden age. So इसको क्योंकि golden age कहा जाता है, तो इसमें साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ 0 बेस 10 न्यूमरल सिस्टम, ये तमाम जो है ये गुप्ता एम्पायर में डेवलप हुए। दे ऑल्सो एडवांस इन द एस्ट्रोनॉमी एंड मेटलर्जी, इन्होंने मेटलर्जी में और जो है एस्ट्रोनॉमी के अंदर काफी एडवांसमेंट्स की। एंड दे ऑल्सो बिल्ट अप द मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, स्कल्पचर्स एंड ऑल्सो पेंटिंग्स, एंड मथुरा and Ajanta schools of art were also established during the Gupta Empire. So moving on towards the literature and philosophy, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्ता II जो है इसने काफी ज्यादा जो है फोकस किया था लिटरेचर और फिलोसफी के ऊपर भी, और इसी वजह से गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी एडवांसमेंट्स हुई थी। तो Kalidasa's literacy works including the Shakuntala, they also flourished during this time period, and also Buddhist and Jain philosophies, they also flourished during the Gupta empires. अगर ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हम हमेशा ये बात करते हैं कि दूसरी सिविलाइजेशन या जो दूसरी एम्पायर्स इस टाइम पीरियड में थी उनके साथ इनका किस किस्म का लेन देन था, और यूजुअली लेन देन जो है वो ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो अगर ट्रेडिंग सिस्टम की बात की जाए तो इन्होंने ट्रेड को भी काफी ज्यादा फरोग दिया, एंड गुप्ता कल्चर स्प्रेड टू द साउथ, East Asia and Sri Lanka, also increased trade via the Silk Road. Farzan, the Chinese traveler, praised Gupta governance and also prosperity. So, my dear students, Gupta Empire को आप देख सकते हैं कि क्यों इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक्सपेंशन हुई थ्रू मिलिट्री, बल्कि बहुत सारी एडवांसमेंट्स और अचीवमेंट्स हुई इन साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो कल्चर। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इसी वजह से इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडिया की। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो, और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर। पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, for your skills, you can download this skill sheet by scanning the QR code, and you can have access to the skill sheet, so you can do it in your homework or during the class. So my dear students, next is skill 3.7. You can again scan the QR code and can have access to the skill sheet. For your homework, you will write a short paragraph on how the Gupta Empire's cultural achievements influenced modern India. And my dear students, this was all for today's lesson, जिसमें हमने Gupta Empire को discuss किया, which was a series of empire period in India, जिसको हमने मायूरन से शुरू किया था, and Guptas के ऊपर हमने इसका इख्तिताम किया. I hope you have enjoyed it. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.